हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा टॉपिक क्या है, कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी स्टडी करने से पहले जो है कुछ टर्म है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है कॉलिजन होता है। अगर वो कॉलिजन इफ़ेक्टिव होता है तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो अनस्टेबल होता है उसके बाद वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को इफ़ेक्टिवली कोलाइड्स करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट द मॉलिक्यूल कोलाइड इफेक्टिवली टू फॉर्म प्रोडक्ट, दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी फॉर्म इफ़ द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी अगर उस मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट नहीं होता है तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मान लिया कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना। तो क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ताकि उस मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए ताकि मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, वो इफेक्टिवली कोलाइड्स हो सके। इफेक्टिव कोलिजन के बाद क्या हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग उसको देते हैं ताकि उस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब मान लिया कि हम यहाँ पे जो है ग्राफ से हम लोग इसको समझाएं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो इधर हम लोग क्या लिए, एनर्जी लिए, और इधर लिए क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर रिएक्शन दिखा रहे हैं, इधर एनर्जी है। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी है, ये क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो है एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत कम है ना। जिसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में जो है एनर्जी, या लाइट के फॉर्म में जो है इसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो इसका एनर्जी क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है। जहाँ जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाता है, इस मॉलिक्यूल के इफेक्टिव कोलिजन होता है। और इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद ये क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद ये फिर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो ये एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट कुछ एनर्जी क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। ठीक, तो ये जो एनर्जी लूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट किए हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो हम रिएक्शन के लिए दिखाए हैं, ये किस रिएक्शन के लिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। क्योंकि इसमें इस रिएक्शन के दरमियान जो है, इसमें एनर्जी जो है इवॉल्व हो रहा है, एनर्जी इससे बाहर निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी रिलेशन देखें तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो नॉर्मल एनर्जी है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी निकलता है। ठीक, तो ये हम दिखाएं कि ये तुम्हारा ये क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी है तुम्हारा, ये तुम्हारा रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये तुम्हारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक, तो यहाँ ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो है टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसमें से इस रिएक्टेंट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी में से जब रिएक्टेंट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो नॉर्मल रिएक्टेंट का जो एनर्जी है उससे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी निकलता है। ठीक है, अगर सेम हम ग्राफ जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखेंगे तो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये क्या प्रोडक्ट का एनर्जी है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट का एनर्जी कम है ना। इसका मतलब इसने जो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे यहाँ से अगर हम ग्राफ को प्लॉट किए तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने क्या किया, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने गेन किया। ठीक है ना, तो जब भी गेन होता है तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हमको एंडोथर्मी के लिए दिखाना है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा दिखाना होगा। और अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्सोथर्मिक के लिए दिखाना है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगा, तब वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इस तरह से अगर हमको पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाइए, तो ये तुम्हारा ये एंडोथर्मिक के लिए हो गया। इससे पहले हम लोग दिखाए थे किसके लिए, तो एक्सोथर्मिक के लिए दिखाएं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पे जो है एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो होता है कि जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्शन उतना ही स्लो होता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, ठीक। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्शन उतना ही क्या होता है, फास्ट होता है ना। तो रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे ना। अगर ये गैप अगर तुम्हारा ये गैप अगर कम है, ये एनर्जी डिफरेंस अगर कम है, इसका मतलब इसको कम एनर्जी देना पड़ रहा है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। अगर एनर्जी गैप अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तब ये क्या हो रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, तब प्रोडक्ट बना रहा है। तो ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब क्या, रिएक्शन स्लो है ना। कम एनर्जी में रिएक्शन अगर तेज़ी से हो रहा है, इसका मतलब क्या, रिएक्शन उसमें क्या है, फास्ट होगा, है ना। मगर अगर ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने के बाद वो क्या है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो जितना कम एनर्जी गैप होगा उतना जल्दी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है ना। तब वो क्या हो रहा है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है ना, जिसके चलते रिएक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना अधिक होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, स्लो होगा। एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मान लें कि A + B = C, प्रोडक्ट बनाया C + D। अब ये रिएक्शन में हम लोग देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब ये रिएक्शन होगा, है ना। मगर होता है क्या है कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। तो इसका प्रोबेबल रीजन क्या होगा, क्यों रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है ना। तो होता है कि कोई भी रिएक्शन को रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए अगर वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन होगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही हो, है ना। उसके लिए एक सर्टेन एनर्जी चाहिए रहता है, सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रहता है। जब तक उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को वो सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो सिर्फ जो है डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होने से ही जरूरी नहीं है कि रिएक्शन जो है प्रोसीड कर जाएगा। उसके लिए हमको ये भी देखना है कि क्या उसके पास सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं, है ना। अगर नहीं रहेगा तो भी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ इसका रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, मगर रूम टेम्परेचर नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, जिसके चलते ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है। तो रीज़न हो गया क्या, ड्यू टू इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि हम लोग लिख सकते हैं क्या कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट डज नॉट हैव सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसका तुम्हारा क्या है, रीज़न हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। उसके लिए जो है आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में जो है स्टडी करेंगे, ठीक है।